अब अपने आरटीई एक्ट की धारा 5 से जो आगे की धाराएं हैं वो देख लेते हैं। पहले तो हमने देखो 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए, तो पहले तो हम अध्याय का नाम लिखेंगे। अध्याय कौन सा? अब तीसरे का क्या नाम है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ये इसमें इसका नाम है। कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक है? 11। कौन सी धाराएं हैं? 6 से लेकर 11 तक। तो धारा पहले 6 पढ़ेंगे, 5 तक पढ़ चुके हैं। 6 देखो, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। इससे बाहर नहीं जाना अपने को। न तो पाठ्यक्रम की बात करनी है आपने, न ही बालकों के अधिकार की बात करनी है, न ही अपने विद्यालय के दायित्व की बात करनी है, न ही शिक्षक के दायित्व की बात करनी है। हम सिर्फ इन 3 शब्दों पे रहेंगे। सरकार का दायित्व होगा, प्राधिकारी का दायित्व होगा और माता पिता का दायित्व या कर्तव्य होगा। तो समुचित सरकार का सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा? अगर आरटीई एक्ट की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होगा? शिक्षा देना। शिक्षा देना। और शिक्षा कहां से मिलेगी? स्कूल से। पहले स्कूल बनाओ भाई, शिक्षा दे देंगे, लेकिन शिक्षा कहां देंगे हम? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? विद्यालय। तो पहले तो विद्यालय बनाओ आप। समुचित सरकार का यह है कर्तव्य है कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार क्या करे? विद्यालयों की स्थापना करे। अब मान लीजिए कोई 500 ढानियां हैं, 10-12 बच्चे हैं, तो वहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोड़ी ना बनाएंगे। वहां पे हम क्या बनाएंगे? प्राथमिक स्कूल, है ना। तो क्योंकि परिस्थिति क्या कहती है, देखो अब कोई गांव है, 500 बच्चे पढ़ने वाले हैं और 15 किलोमीटर तक कोई सीनियर स्कूल नहीं है, तो वहां पे क्या बनाएंगे हम? सीनियर स्कूल। तो आपने देखना है कि समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है, हमें डिमांड किस चीज की है। ऐसे नहीं कहीं भी जाके विद्यालय बना दो आप। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक बच्चा जो कि कक्षा 1 से 5 तक का है, 1 से 5 तक के बच्चे को कितनी दूरी के अंदर अंदर विद्यालय चाहिए? तो 1 किलोमीटर के दायरे में अपने को क्या चाहिए? विद्यालय चाहिए। यानी कि प्रत्येक बच्चा जब घर से निकले तो 1 किलोमीटर के दायरे में उसको प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हो जाना चाहिए। और कक्षा 6 से 8 का बच्चा है तो अधिकतम कितना दूर हो सकता है? 2 किलोमीटर। और 9 से 12 है तो अधिकतम 5 किलोमीटर। अधिकतम 5 किलोमीटर। तो 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर। अब ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई कितने दूरी के भीतर उसको विद्यालय चाहिए? तो 1 से 5 की कक्षा है, यानी कि प्राथमिक स्तर का बालक है, तो उसको 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय उपस्थित करवाना, उपलब्ध करवाना किसका काम है? सरकार का। और अगर उच्च प्राथमिक है तो 2 किलोमीटर, यानी कि 6 से 8 कर लेंगे अपने इसमें। इससे अगर अधिक बच्चे को दूर जाना पड़ता है तो समुचित सरकार का यह दायित्व है कि वह व्यवस्था करे कि बच्चे के घर के पास किसी भी तरीके से उसके 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। तो पहला काम किसका हो गया? समुचित सरकार का दायित्व है। क्लियर? याद रह जाएगा। अब हमने धारा 7 ये कहती है कि ठीक है, आपने स्कूल तो बना दिया। अब स्कूल बना दिया तो उस पर खर्चा तो आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी? जब आरटीई एक्ट को लागू करेंगे अपने, इसमें भी खर्चा आएगा। तो कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कैसे देगी? तो उसका उल्लेख धारा 7 में है। इसको आप ऐसे 7-7 यानी 7-7 7-7 मतलब किसको 7-7 रखना अपने को? केंद्र और राज्य को। यानी कि 7-7 का मतलब वित्तीय अनुपात। कितना कितना वित्तीय अनुपात होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएगी? आरटीई एक्ट को जब अपन लागू करेंगे, क्योंकि आरटीई एक्ट किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आरटीई एक्ट को हम राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें खर्चा तो लगेगा। तो उस खर्चे का कितना प्रतिशत तो राज्य लगाएंगे, कितना प्रतिशत केंद्र लगाएगा? ये प्रश्न आ सकता है। तो कितना कितना अनुपात है? 60-40।
प्रश्न आ सकता है कि आरटीई एक्ट को लागू करने के लिए जो वित्तीय अनुपात है वो क्या रहेगा, 60-40, 65-35, 70-30, 50-50, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो 60-40 एवरेज 60-40 है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर मतलब जो सेवन सिस्टर जिसको आप बोलते हैं, वहां पे ये अनुपात कितना रहेगा, 90-10। यानी कि वहां पर 90 रुपए कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहां की स्टेट गवर्नमेंट कितना लगाएगी, केवल 10 रुपए। 10 रुपए मतलब 10%। तो सामान्यतः ये अनुपात क्या है, 60-40। और पूर्वोत्तर राज्य में कितना है, पूर्वोत्तर राज्य में कभी भी प्रश्न आ जाए आपका, खासकर स्कूल मैनेजमेंट में, आपको 90-10 ही करना है, फिक्स है। और यहां पे कभी भी आ जाए लगभग 60-40 होगा। कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, कहीं 35-45 है, कहीं 70-30 भी है थोड़ा बहुत, लेकिन 99.99% तो क्या रहेगा, 60-40। तो धारा 6 में स्कूल बनाए, अब स्कूल बनाएंगे खर्चा लगेगा, आरटीई एक्ट को अप्लाई करेंगे खर्चा लगेगा। तो 7 कहता है कि देखो पैसा बांट लो भाई, 60 रुपए लगाएगा सेंटर, 40 लगाएगा स्टेट। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 7-7 वित्तीय अनुपात। तो ये थोड़ी सी तुकबंदी भी हमें करनी पड़ेगी। तो याद रह जाएगा, 6 में क्या बनाना है, विद्यालय, और 7 में क्या करना है, पैसे को लेकर बंटवारा करना है। 8, 9 और 10 सीधे से पूछने की सम्मोचित सरकार के दायित्व किस धारा में उल्लिखित हैं, 8। स्थानीय प्राधिकारी के, माता पिता के, 10। इसमें कुछ भी याद नहीं करना आपने, और ये तीनों धाराओं पे आप लगा लेना स्टार, ये तीनों धाराएं इंपॉर्टेंट है। सीधा से पूछेगा कि सम्मोचित सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित धारा कौन सी है, तो कौन सी है, 8। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि सम्मोचित सरकार का दायित्व है कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे, तो धारा 6। अगर विद्यालय की स्थापना की बात कर दी तो 6। सीधा सा लिख दिया कि कर्तव्य ये दायित्व कहां उल्लिखित है, तो धारा 8 में, प्राधिकारी के 9 में, माता पिता के 10 में। तो 8, 9, 10 तीनों यूं याद रख लेना। फिर अपने बात करते हैं धारा 11। बालक ने कहा ठीक है मैं शिक्षा ग्रहण कर लूंगा, आप विद्यालय खोल रहे हैं, पैसे का भी सारा कुछ हो गया, सारी बातें कर दी, लेकिन आप जिस आयु की बात कर रहे हैं वो आयु कौन सी है। बालक ने कहा इससे पहले की शिक्षा में कहां ग्रहण करूंगा, तो धारा 11 कहती कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले की व्यवस्था भी कौन करेगा, राज्य करेगा। यानी कि पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं की व्यवस्था, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, या यूं कहें कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष, या यूं कहूं कि आंगनवाड़ी, जो विद्यालय होते हैं उनकी स्थापना भी कौन करेगा, राज्य करेगा, सरकार करेगी। और ये काम सरकार को कौन सी धारा सौंप रही है, धारा 11। इसको याद रखें, एक साल के बच्चे कहां पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी में, तो इसमें आंगनवाड़ी विद्यालय है, याद रह जाएगा। अध्याय 3 कंप्लीट हो गया हमारा। 6 में क्या है, स्कूलों की स्थापना, 7-7 वित्तीय अनुपात, 8, 9, 10 11 प्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना, यानी कि 6 वर्ष से पहले की आयु, 3 से 6। और आपको मैं बता दूं कि 0 से 6 इसको अपने बोलते होते हैं, इसके 2 पार्ट कर रखे हैं, एक तो 0 से 3, एक 3 से 6। 3 से 6 के लिए आंगनवाड़ी पाठशाला, और 0 से 3 के लिए आंगनवाड़ी केंद्र। यानी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसके भी 2 पार्ट कर दिए हैं, एक को आंगनवाड़ी केंद्र बोलते हैं, एक को आंगनवाड़ी पाठशाला बोलते हैं। उसमें बकायदा पाठशाला में बकायदा सिलेबस होता है, बकायदा बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो होता है, पूरा हिसाब किताब रखा जाता है, बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसको सिखाया जाता है। तो वो काम धारा 11 में हो रहा है। तो धारा 11 है प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित। कर दिया। अध्याय 4 कहां से कहां तक है धारा इसकी, 12 से लेकर 28 तक। नाम क्या इसका,
शिक्षक व स्कूल या विद्यालय के दायित्व या कर्तव्य की बात है ना? यही तो है इसमें। तो धारा शुरू करते हैं अपने 12। क्या है इसमें? धारा 12, इसमें है 25% सीटों का आरक्षण। किसके लिए है? किसके लिए है? 6 से 14 आयु वर्ग की कौन सी? तो दुर्बल और अलावान्वित दोनों आ जाएंगे इसमें। दुर्बल भी आ जाएंगे और अलावान्वित या वंचित या अभावग्रस्त, है ना, एक ही बात है। दोनों अल्प आय वर्ग जिनकी इनकम कम है, 2.5 लाख से कम है, या जो भी सरकार ने पैमाना दिया है उससे कम है। तो ये होता है पहली कक्षा में। कैसे होता है कि कोई विद्यालय है मान लीजिए, तो वो एडमिशन ले रहा है पहली कक्षा में, तो नए एडमिशन होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे, जो गार्जियन चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे का आरटीई एक्ट के इस 25% में निःशुल्क प्रवेश हो जाए, तो क्या करते हैं, पहले ही उनके फार्म यानी उनके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि भी हमारे बच्चे फ्री पढ़ें, तो हम वहां पे जाके क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट दे आए। एडमिशन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट दिए। अब क्या होगा, वो स्कूल क्या करेगा, 3 एडमिशन करेगा नॉर्मल, और एक फार्म उठाएगा उधर से, हो गया 25%। फिर 3 एडमिशन करेगा और एक फार्म उठाएगा उधर से, उसका एडमिशन हो गया। इस तरीके से 3 एडमिशन नॉर्मल और एक फार्म उधर से उठाते जाएंगे। कितना आरक्षण मिल रहा है? 25%। जो फार्म उठेंगे उसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है कि जिस जगह पे स्कूल स्थापित है, सबसे पहली प्राथमिकता उस वार्ड के लोगों की रहेगी। जैसे मान लो 5 नंबर वार्ड में स्कूल है, तो सबसे पहले फार्म उठेंगे 5 नंबर वार्ड के, लॉटरी से। उसमें कोई वो नहीं होगा, लॉटरी से उठाए जाएंगे। हालांकि होती नहीं लॉटरी वॉटरी, बस मतलब कह देते हैं कि लॉटरी होती है, क्योंकि अपने कैमरे के सामने इसलिए सच नहीं बोलेंगे, बाकी लॉटरी होती है। तो फिर उसके बाद में अगर मान लो कि भाई वहां से 4-5 फार्म थे, वो तो लग गए, लेकिन अभी ये वाले एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन हमें तो आरक्षण कितना देना है? 25। तो फिर उस पूरे गांव के फार्म अपने उठाएंगे। और मान लो वहां से भी पूरे नहीं हो रहे, तो फिर दूसरे साथ वाले गांव के या किसी और मोहल्ले के मतलब डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, तो वो उठाते रहेंगे। तो सीक्वेंस है, पहले इस वार्ड का, फिर इस क्षेत्र का, इस तरीके से। तो 3 एडमिशन नॉर्मल होंगे, एक उधर से उठाते रहेंगे। मतलब 100 एडमिशन हो गए, इसका मतलब 75 तो क्या है, नॉर्मल है, और 25 कौन से हैं? आरटी वाले, फ्री वाले। तो उन जो 25 लोगों की फीस का जो भरण पोषण होगा, वो कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन सी सरकार करेगी? तो दोनों करेगी ना, 60-40 का परसेंट रहेगा, 60-40 का रेशो रहेगा वहां पर। तो ये होता है 25% आरक्षण आरटीई एक्ट में, निजी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी तो फ्री है ही, निजी स्कूलों में। तो 25% आरक्षण समाज के दुर्बल और अलावान्वित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे। अब सुनो, मान लो कि प्रथम कक्षा में है ना, पहली कक्षा में एडमिशन हो गए 100, चलिए, तो इसमें से आरक्षण वाले कितने हैं? 25। फिर बच्चे पास हुए, अगली क्लास में गए, कितने बच्चे पास हुए? 100। तो दूसरी क्लास में कितने हो गए? 100। अब दूसरी क्लास में 50 बच्चों ने और एडमिशन ले लिया, बच्चे कितने हो गए? 150। अब आरक्षण कितनों को मिलेगा? 25 को ही मिलेगा, क्योंकि पहली कक्षा में आरक्षण मिलता है, उसके बाद में चाहे सीटें बढ़े चाहे घटे, आरक्षण उतना ही रहेगा। भाई अब मान लो कि पहली कक्षा में मान लो 50 बच्चे थे, या हम राउंड फिगर में मान के चलते 40 बच्चे थे, तो 40 बच्चों में 10 को आरक्षण मिला हुआ है। अब पास हो दूसरी कक्षा में गए और 10-20 एडमिशन और हो गए, भले हो, अब उसमें जब कितने भी कमजोर है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण पहली कक्षा से मिलता है, 1 से 8 तक, 8 साल तक आरक्षण देना है। क्लियर? ऐसे नहीं कि आपने सीधा जाके चौथी क्लास में एडमिशन लिया और आप सोच रहे होंगे कि आपको आरटीई एक्ट में दाखिला मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई स्कूल एलकेजी यूकेजी या प्री कक्षाओं से संचालित होता है, तो 3 साल तो वो होते हैं एलकेजी यूकेजी करके, फिर 5 साल, इन कक्षा 5 तक वो आरक्षण देगा। यानी कुल मिला के कितने साल आरक्षण मिलेगा? 8 साल, 8 वर्ष मिलेगा। वो 1 से 8 हो सकता है, या एलकेजी यूकेजी से लेकर 5 तक हो सकता है, वो जितना भी है, तो 8 साल आरक्षण मिलेगा।
अगर कोई स्कूल प्री, जैसे कॉन्वेंट स्कूल तो प्री कक्षाओं से होते हैं, एलकेजी यूकेजी और ये सब कुछ, तो वहां पे एलकेजी में जो एडमिशन होंगे वो लॉटरी से और इस तरीके से होंगे। और अगर कोई स्कूल पहली कक्षा से संचालित है तो फिर पहली कक्षा में, बाद वाली कक्षा में बच्चे कितने हैं, कितने बढ़ गए कम हो गए उसका कोई मतलब नहीं, आरक्षण पहली क्लास से मिलेगा। ये लिखा हमारी धारा 12 में। 12 दूनी 24 और 1 25, कैसे भी करके तुकबंदी कर लेना, मैंने तो ऐसी की थी, आप जैसे भी कर लेना। तो धारा 12 25% सीटों के आरक्षण की बात करती है। धारा 13 कहती है कि अगर कोई बालक प्रवेश लेने आया है, कोई बालक है और वो आया आपके पास प्रवेश लेने, तो आप उसकी कोई अनुवीक्षक परीक्षा नहीं लेंगे, अनुवीक्षण परीक्षा, कि आप देखो किसी बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, कि कुछ आता है कि नहीं आता। हालांकि कई जगह पे ऐसा ये होता भी है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, लेकिन आरटीई एक्ट की धारा 13 ये कहती है कि आप किसी बच्चे का पूर्व ज्ञान नहीं जांचेंगे। वो भले ही स्कूल में कभी भी नहीं गया, वो एडमिशन लेने आ गया, आप उसकी उम्र देखो, चुपचाप क्लास में बिठा दो उसको। इस क्लास कहता हूँ 8 साल का बच्चा है 3वीं में बिठाना पड़ेगा, 10 साल का बच्चा है 5वीं में बिठाना पड़ेगा। तो आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि परीक्षा लेके आप देखो कि इसको तो कह नहीं आता और बोलो कि चल भाई तू जा, नहीं। बच्चा स्कूल में आ गया ना उठ के एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन देना है, भले आधी रात कोई आ गया वो। और न ही आप उससे कोई प्रवेश शुल्क लेंगे, आप कहोगे तो खाली आता है, पैसे कहां हैं। कोई भी एडमिशन फीस नहीं होगी। यानी धारा 13 अधिनियम को निःशुल्क बनाती है। निःशुल्क बना दिया ना, कि तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तेरे पास कोई पूर्व ज्ञान नहीं है तो भी आजा, और तेरे पास पैसे भी नहीं है तो भी ठीक है। मतलब बच्चा आ गया, उसने कहा कि भाई मुझे एडमिशन लेना है, बट मैं कभी स्कूल नहीं गया और मैं 8 साल का हूं, तो हम कहें कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया है तो चुपचाप तीसरी क्लास में बैठ जा, तू तीसरी क्लास के लायक है। किसी भी प्रकार की ना तो उसकी पहले कोई पूर्व परीक्षा होगी, ना ही मुझे ये पूछेंगे कि क्या लेके आया है। भले उसके पास ज्ञान भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, उसको एडमिशन देना पड़ेगा। तो धारा 13 अधिनियम को क्या बनाती है, निःशुल्क बनाती है। जो हम पढ़ते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, तो ये निःशुल्क बनाती है। धारा 14, बालक आया एडमिशन लेने, उसने कहा कि ठीक है मेरे पास न तो किसी प्रकार का कोई पूर्व ज्ञान है और न ही मेरे पास पैसे हैं, हम उसको एडमिशन देंगे। हमने उसको एडमिशन देना चाहा तो उसने कहा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा जन्म कब हुआ था, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है मेरे पास, तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे हाँ ला तेरा जन्म प्रमाण पत्र ला, कहां हुआ कब हुआ, है ना, तो कुछ नहीं मांगेंगे। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं की जाएगी बालक से। इस संबंध में 2 घोषणाएं हो सकती है। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर की घोषणा कर दे कि अमुक बालक मेरे यहाँ पे अमुक तारीख को इस तरीके से इसने जन्म लिया है, तो उसका सर्टिफिकेट हो गया। अगर वो नहीं आ रहा तो माता पिता आ जाए और माता पिता बोल दें कि इस बालक ने इतनी तारीख को इस सन में मेरे घर में जन्म लिया है, तो हो गया उसका जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद ये नहीं कहें कि हाँ इसको डॉक्यूमेंट ला, इसकी फोटो कॉपी करा, इसको अटेस्टेड करवा के लेके आ, पटवारी से लिखवा के लेके आ, है ना, कुछ नहीं करेंगे। बालक ने एडमिशन लेना चाहा, एडमिशन देंगे। तो बालक ने कहा कि मेरे पास कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, तो भी क्या कहेंगे, आजा। उसने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो भी आजा। ये तो कौन कर रहा है, धारा 13। उसने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो हम भी कहेंगे, तो भी क्या कहेंगे, कोई बात नहीं एडमिशन ले लो, क्योंकि धारा 14 कहती है कि आप किसी भी प्रकार के दस्तावेज की डिमांड नहीं कर सकते। बालक ने कहा कि मैं एडमिशन लेने तो आ गया, लेकिन मैं लेट हो गया हूं, क्योंकि एडमिशन तो मई में होते हैं और अब दिसंबर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे। बालक वर्ष पर्यंत कभी भी प्रवेश ले सकता है, कभी भी। मैंने कहा आधी रात को बालक आ गया, एडमिशन लेना है, तो हम उसको ज्वाइन करवाएंगे कि जेल में तेरा एडमिशन है। वैसे जो प्रवेश उत्सव होता है स्कूलों में मनाया जाता है, प्रवेश उत्सव, घर पे घर घर जाकर हम उसकी क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा बालक इसके घर में पढ़ने लायक है और कहाँ पढ़ रहा है, उसको हम थोड़ा सा जागरूक करते होते हैं। तो प्रवेश उत्सव होता है, तो वो कब से कब तक मनाया जाता है, ये प्रश्न आ सकता है।
तो वो मनाया जाता है 9 मई से लेकर आगामी 4 कार्य दिवस, छुट्टियों से जस्ट पहले। 9 मई से आगामी 9 से 9, 10, 11, 12 नहीं होगा। मतलब 9 तारीख को तो वर्किंग डे था, 10 को छुट्टी है, 10 वाला काउंट नहीं करेंगे। फिर 11 को मान लीजिए स्कूल लगा तो 11 काउंट होगा। फिर मान लो कि 12, 13 को किसी कारण से छुट्टी आ गई तो फिर वो काउंट नहीं होगा। आगामी 4 वर्किंग डे तो 9 मई से लेकर आगामी 4 दिन तक प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। वैसे बालक कभी भी आके एडमिशन ले सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। फिर बालक ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे एडमिशन तो दे दिया, लेकिन चूंकि पूरा साल तो निकल चुका है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो हमने क्या कहा कि तेरे को फेल नहीं करेंगे। धारा 16 कहती नहीं भाई टेंशन मत ले, तेरे को 1 से लेकर 8 तक हम कभी भी फेल नहीं करने वाले हैं, तो टेंशन क्यों ले रहा है, तू बस आ जा। तो कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बालक का विराम नहीं किया जाएगा, आप उसको फेल नहीं कर सकते। तो ये अपने कुछ धारा इतनी बार लिख लें, फिर उसके बाद में 17, 18 स्कूल के मानक क्या होते हैं, स्कूल को मान्यता कैसे मिलती होती है, वो सारा देखते हैं। तो आप धारा 17, अब बालक ने कहा ठीक है मेरे को फेल तो नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि मैं तो पढ़ के आया नहीं, आप मेरे को मारोगे। तुमने कहा नहीं मारेंगे, तेरे को बिल्कुल भी शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देंगे। क्योंकि बच्चा तो दिसंबर में एडमिशन ले रहे हैं ना, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो दिसंबर में आया है, वो पढ़ के आया ही नहीं। तो हमने उसको ये तो गारंटी दे दी कि फेल नहीं करेंगे, बट क्लास में नहीं पढ़ेगा तो उसको डर है मेरे को मारेंगे। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, तो शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देंगे। फिर बालक कहता है कि ठीक है मारोगे तो मेरे को नहीं, मैंने मान लिया, चलो मतलब पढ़ूंगा कहां पर, मैं कहां पढ़ेगा वो। तो उन्होंने कहा बेटा तू पढ़ेगा उन विद्यालयों में जिन विद्यालयों ने मान्यता ले रखी है, मान्यता प्राप्त। यानी कि जब तक किसी स्कूल को मान्यता नहीं मिलती तब तक विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता, और अगर संचालित होता है तो पहली दफा 25,000 रुपये जुर्माना, दूसरी दफा 50,000 रुपये जुर्माना, और ये जुर्माना इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो बिना मान्यता के आप कोई विद्यालय संचालित नहीं कर सकते। ऐसा वैसे हमने कई बार देखा है कि किसी स्कूल के पास 8वीं तक की मान्यता है, 9वीं के बच्चे को पढ़ा लेता है, 10वीं के पढ़ा लेता है किसी और स्कूल के साथ सेटिंग करके कि एडमिशन कहाँ दिखा दिए, वहां दिखा दिए और पढ़ा यहाँ रहा है, वो अलग चीज है, वो तो जुगाड़ हो गया वैसे। तो बच्चे को बोला हमने कि बेटा तू वहां पढ़ेगा जिस स्कूल ने मान्यता ले रखी है। बालक ने कहा कि अगर उसके पास मान्यता नहीं है तो हमने कहा स्कूल को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर मान्यता प्राप्त नहीं कर रखी, या हम यूं कहें कि सरकार ने जो, इसको ऐसे बोलते हैं मान्यता प्राप्त की बजाय इसको यूं लिखते हैं कि सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं। मानक होते हैं ना कि भाई इतने रूम होने चाहिए, इस तरीके से लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कमरे में रोशनी आनी चाहिए, सब ये मानक तय किए हुए हैं। जब कभी भी कोई स्कूल बनता है तो आप देख लेना कि पहले वहां इंस्पेक्शन होता है उस चीज का कि प्रॉपर से एरिया है, कितने कमरे हैं, क्या साइज है, ग्राउंड है, रैंप है, हर चीज देखी जाती है। तो पहले उसके मानक तय होते हैं। तो बच्चे ने कहा कि भी मान्यता किसको मिलेगी, हमने कहा जो मानक पूरे करेगा, जिसके पास मानक पूरे हैं उस विद्यालय को संचालित करने का अधिकार होगा। और अगर उसके पास मानक पूरे नहीं है, या फिर ऐसे होगा कि एक बार तो मानक पूरे कर लिए उसने, एक बार तो वो सारी शर्तों पे खरा उतर गया, लेकिन बाद में उसके मानक क्या ऊपर नीचे हो गए, तो मान्यता क्या कर दी जाएगी, उसकी रद्द कर दी जाएगी। तो बालक ने कहा कि मानक होते क्या है, क्या क्या मानक हैं। तो हमने कहा तेरे को बताने की आवश्यकता ये नहीं है, क्योंकि मानक समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। और वो कौन तय करता है, समुचित सरकार। समुचित सरकार चाहे तो
तय मानकों में कभी भी परिवर्तन कर सकती है। तो धारा 17 में हमने बालक को बिल्कुल फ्री कर दिया कि तेरे को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। तू मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ेगा, मान्यता उसको मिलेगी जिसने मानकों को पूरा किया हुआ है। अगर मानक पूरे नहीं है तो विद्यालय की मान्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। और मानक क्या है कि क्या नहीं है और इसमें क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं, ये काम किसका है? सम्मोचित सरकार का। वो कभी भी उसमें परिवर्तन कर सकती है। बालक ने कहा ठीक है, सारी तो व्यवस्था मेरे जच गई, लेकिन स्कूल में प्रबंधन क्या होगा, कौन इसका मैनेजमेंट करेगा? तो हमने कहा इसके लिए हम रखेंगे एक एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें भी दो होती है, एक एसएमसी होती है, एक एसडीएमसी होती है। एसडीएमसी होती है सीनियर स्कूल के लिए और एसएमसी अपर प्राइमरी के लिए, यूपीएस के लिए। तो हमने कहा कि एसएमसी होगी और वो एसएमसी पूरा का पूरा विद्यालय का मैनेजमेंट भी करेगी, इंस्पेक्शन भी करेगी, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, सारा काम। और वो एसएमसी जो है विद्यालय के लिए प्रति वर्ष एक विकास योजना बनाएगी कि इस साल में हमने क्या करना है, प्लानिंग होगी कि इस साल में हमने क्या करना है, कितना अचीव करना है। तो हर साल देखो एक प्रश्न आया था कि एसएमसी द्वारा बनाई गई योजना होती है वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक। तो वार्षिक होती है, वार्षिक होती है, ये वार्षिक योजना बनाएगी। तो एसएमसी का उल्लेख किसमें? 21 में है। और उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो किसमें है? 22 में है। तो धारा 21 में हमने देखा एसएमसी और धारा 22 में वार्षिक विकास योजना का उल्लेख। फिर आगे पढ़ते हैं अपने धारा 23। धारा 23 में जो शिक्षक है उसकी योग्यताओं का उल्लेख है कि शिक्षक कौन होगा। जैसे मैंने पढ़ते हैं कि L1 होगा तो कम से कम क्या किया उसने, +2 है BSTC। L2 के लिए कम से कम क्या किया हो, है ना, B.Ed। और सेकंड के लिए हम पढ़ते हैं BA B.Ed, मतलब बैचलर प्लस B.Ed। और फर्स्ट ईयर लगना है तो मास्टर प्लस B.Ed, इस तरीके से। तो योग्यताएं हैं। तो एक अध्यापक की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं वो कौन से धारा में है? 23। जैसे मैंने इसको ऐसे याद किया था कि 23 में मेरी नियुक्ति हो जाएगी हो गई। तो 23 में अध्यापक की नियुक्ति के लिए उसकी योग्यताओं का उल्लेख है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी नियुक्ति के लिए, कि कौन से अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। 24 कहते कि अध्यापक के दायित्व क्या होंगे, अध्यापक के कर्तव्य, क्या कर्तव्य होंगे आपके हिसाब से अध्यापक के? क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए? आप अध्यापक बनोगे कल को, ईश्वर करे आप बने और अपना सुखमय जीवन छोड़कर घोर साधना में आप लीन हो जाएं वहां पर, बच्चों का शोषण बर्दाश्त करें। ईश्वर आपको इसकी पूरी क्षमता और बुद्धि क्योंकि आप जिन बच्चों का सामना करने वाले हैं तो ईश्वर आपको इसका बल बख्शे। धैर्य दिखाना पड़ेगा। अगर आपने इनको मार दिया तो भी आप मरे और नहीं मारा तो उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल काम है। आप ये मान के चलो कि आपकी क्लास में 20-30 बंदर होंगे और बंदरों को संभाल के रखना है। और आजकल तो क्या होता है स्कूलों में, जैसे पहली दूसरी कक्षा अलग अलग नहीं होती, पहली दूसरी तीसरी चौथी इकट्ठी कर देते हैं, तो कम से कम 50 बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अध्यापक के कर्तव्य क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? समय पे स्कूल आए, 10 बजे, मतलब 10 बजे 10 मिनट पहले ही आए और स्कूल की समाप्ति के बाद स्कूल छोड़े, अपनी वार्षिक पाठ योजना बना के लेके आए, बच्चों को समझाए, पाठ सिलेबस की रांद नहीं काटनी है, वो कहता सिलेबस को करवाए, है ना। प्रथम वर्ग तक जितना सिलेबस हो जाना चाहिए, सेकंड तक जितना हो जाना चाहिए, अर्धवार्षिक तक जितना हो जाना चाहिए उतना सिलेबस करवाए, बच्चों का नियमित आकलन मूल्यांकन करे,
निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करवाइए। अगर लगता है किसी बच्चे में कहीं कोई कमी है तो उसको देखे पहले कमी क्या है, इसको बोलते हैं निदान करना। जैसे खून जांच करते हैं ना, ब्लड सैंपलिंग होती है, वो तो निदान है। फिर डॉक्टर दवाई देता है, वो उपचार है। तो पहले पता करो कि इसमें कमी क्या है बालक में, फिर उसका उपचार करो। ये सारे आपके कर्तव्य होंगे और इन कर्तव्यों का आपने पालन करना है। आपका सिर्फ यही कर्तव्य नहीं है कि 1 तारीख को मैसेज चेक करते रहो कि क्या बात आया क्यों नहीं। हाँ, ये भी कर्तव्य है आपके। धारा 25 कहती है कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, यानी कितने छात्रों पे एक शिक्षक होगा। तो ये कहते हैं कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। इसमें अलग अलग है, जैसे प्राथमिक में 30 है, उच्च प्राथमिक में फिर 35 है, फिर सीनियर में फिर दोबारा से 30 है, 30 35 30 है। तो ये मैं जब आपको अनुसूची करवाऊंगा, क्योंकि सही में सारा जो अनुपात दे रखा है छात्र शिक्षक का वो अनुसूची में है। आप यहां भी इतना लिख लेना 25 में, क्योंकि अब यहां भी देख लेना धारा 19 में क्या है, विद्यालय के मानक तय मानक पूरा नहीं करने पर विद्यालय संचालित नहीं हो पाएगा। और अगर आपने मानक पूरे कर रखे तो आप विद्यालय संचालित कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी अनुसूची है ना, उसका संबंध होगा डायरेक्ट धारा 19 और 25 से। तो वहां पढ़ेंगे अपनी। तो 25 में आप इतना याद रख लेना कि इसमें छात्र शिक्षक अनुपात की बात कर रखी है कि छात्र और शिक्षक का रेशो क्या रहेगा, कितना है। अभी तो मैंने आपको बताया 30 35 30 है। बाकी जब अपने अनुसूची करेंगे वहां पूरा बता दूंगा कि कब किया गया, पहले कितना था, पहले 41 था, पहले कितना था, अभी कितना किया है, कब किया है, वो सारी बात अपने कर लेंगे। तो छात्र शिक्षक अनुपात किस में है, 25 में है। धारा 26 ये कहती है कि किसी विद्यालय में शिक्षकों के अधिकतम कितने पद रिक्त हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, 10% तक चलेगा। अगर मान लो 10 टीचर है तो अधिकतम कितने पद खाली हो सकते हैं, 1 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। तो अधिकतम कितने पद रिक्त हो सकते हैं, ये लिखा धारा 26 में। धारा 27 कहती है कि आप शिक्षक से शिक्षण के अलावा क्या काम करवा सकते हैं, यानी पढ़ाने के अलावा आप टीचर से क्या काम ले सकते हैं। तो अब 3 ही काम ले सकते हैं टीचर से। कौन कौन से, आप उसको लगा सकते हैं उसमें जनगणना में, आप उसको लगा सकते हैं चुनाव में, और आप उसको लगा सकते हैं आपदा राहत में, है ना। किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो गई है तो वहां पे उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं। इन 3 कार्यों के अलावा अध्यापक से कोई भी गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से करवाए जा सकते हैं, कौन सा नहीं करवाया जा सकता। वैसे आजकल तो टीचर को ऑलराउंडर बना रखा है, टीचर सारे काम करता है। और धारा 28 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर निजी शिक्षण संस्थानों में या किसी भी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन में नहीं पढ़ाएगा, किसी भी प्राइवेट कोचिंग में किसी प्राइवेट ट्यूशन में वो नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि टीचर वहां पढ़ाएगा तो अपना काम कब करेगा, क्योंकि उसको स्कूल के बाद में अपनी पाठ योजना बनानी होती है, वो कब बनाएगा। अगर वहां पढ़ा रहा है तो फिर इसका मतलब अपना काम नहीं कर रहा है। और इतना टाइम तो है नहीं कि अपना काम भी कर रही है, कोचिंग में भी पढ़ा ले, ट्यूशन भी पढ़ा ले, दोनों काम तो हो नहीं सकते। तो बोला गया कि टीचर किसी भी निजी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार का शिक्षण कार्य नहीं करवाएगा, लेकिन एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। अगर बच्चों को कुछ गाइडेंस करना है तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपने स्कूल के सारे बच्चों को बुलाया कि बेटा आओ इधर, आप शाम को वहां अपने स्कूल में दोबारा आना और अपने चर्चा करेंगे कि परीक्षा में आपको कैसा परफॉर्मेंस करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। वो क्या कर रहा है, वो गाइडेंस दे रहा है ना। वो किसी प्रकार का कोई शिक्षण थोड़ी ना करवा रहे, निजी वित्तीय लाभ का काम थोड़ी ना कर रहा है। तो आप फ्री में कोई शिक्षण कार्य करवाना चाहते करवा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने स्कूल के बालकों को या किसी दूसरे स्कूल के बालकों को पढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो अध्याय 4 है वो हो गया है कंप्लीट।